Hello friends, a very warm welcome to all of you to the Hindu analysis of 9th November 2020. So let's quickly start the session. The very first article is about the air quality of Delhi. ये जो आर्टिकल है वो आपका GS3 में काफी ज्यादा हेल्प होगा क्योंकि एनवायरनमेंट एंड रिलेटेड डिजास्टर्स के बारे में जब भी आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा तो ये एक ऐसा सवाल है जहां से आपको काफी ज्यादा लिखने को मिलेगा. So the only important point in this entire article is Delhi's air quality is still under severe condition. That means there is no relief because there was lot of stubble burning and other things happening in the entire Delhi. यहाँ पे आप लोग प्रीलिम्स के लिए एक important organization के बारे में जानना चाहिए, वो है सफर. Now what is the full form of सफर? यहाँ पे दिया हुआ है नीचे. System of air quality and weather forecasting and research. System of air quality and weather forecasting and research. System of air quality and weather forecasting. Weather forecasting and research. ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यही मॉनिटर करती है दिल्ली का AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स. दिस ऑर्गेनाइजेशन हमेशा टाइम टू टाइम अपना रीडिंग्स जो है, अपना रिकॉर्डिंग्स जो है उनके बारे में काफी ज्यादा डिटेल देती है दिल्ली सरकार को, ताकि वो लोग उसको क्या करें, उसको एनालाइज करके सूटेबल चीजें जो है वो कर सके. एंड द टोटल स्टबल फायर काउंट इन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड नाइबरिंग एरियाज stood up to 3780. तो ये एक ऐसा नंबर है कि इतना ज्यादा हर दिन स्टबल बर्निंग हो रही है, तो इसको हम लोग जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा कंट्रोल करना चाहिए, बिकॉज स्टबल बर्निंग is something which is very very important in terms of controlling your air pollution in Delhi. I think every one of you know about stubble burning. Otherwise, this is your homework to know about stubble burning. उसके बाद यहाँ पे एक और चीज भी दिया हुआ है. Stubble burning share in PM 2.5 in Delhi's air is estimated at 29%. यानी कि दिल्ली का पॉपुलेशन में से 29% जो है वो सिर्फ ये स्टबल बर्निंग की वजह से ही हो रही है. So because of all these things you can understand that Delhi has a lot of pollution problem, and in this pollution also you have the major factor that is stubble burning, which is not in Delhi city but in the outskirts or in the surrounding areas of Delhi, all the adjacent states of Delhi where there is a lot of stubble burning, there only these kind of things happen. So that's why it is very important to know this. And also SAFAR, System of Air Quality and Weather Forecasting and Research, ये भी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस दिल्ली पोल्यूशन के बारे में जब भी क्वेश्चन पूछा जाएंगे. तो अटॉर्नी जनरल स्टैंड्स फ्रॉम इन द प्ली अगेंस्ट जगन मोहन रेड्डी, ये भी एक काफी महत्वपूर्ण आर्टिकल है क्योंकि जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रही है अगेंस्ट सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश. केस क्या है? आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने एक पत्र लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि कुछ एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने मेरे जो खिलाफ और या मेरे गवर्नमेंट के खिलाफ काफी ज्यादा काम कर रहे हैं एंड ही इज ट्राइंग टू डिस्टेबलाइज माय गवर्नमेंट, ऐसा उन्होंने कहा था. तो अटॉर्नी जनरल श्री के वेणुगोपाल जी ने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज ओपन टू इनिशिएट एनी काइंड ऑफ सुओ मोटो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स. सुओ मोटो क्या होता है? सुओ मोटो मीन्स ऑन इट्स ओन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऑन इट्स ओन कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स को शुरू कर सकती है, उसको आगे बढ़ा सकती है अगेंस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश मिस्टर जगन मोहन रेड्डी फॉर हिज October 6th letter to the Chief Justice of India containing allegations against the Supreme Court judge. और उस जस्टिस का नाम भी आप लोगों को मालूम ही है. The very crux of the alleged contempt lies in the contents of the letter written by Jagan Mohan Reddy to the Chief Justice of India. यानी कि उन्होंने सीएम साहब ने जो लेटर या पत्र लिखा था उसमें ही सारे चीजें हैं
उसमें ही सारे सबूत है कि उनको कंटेम्प्ट पे ले सकते हैं या नहीं, इसके बारे में उस अगर कोर्ट उस पत्र को पढ़ेगी तभी उन लोगों को साफ साफ पता चलेगा। और इट इज ओपन टू द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि अब ये सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है कि द मैटर ऑफ कंटेम्प्ट एज सुओ मोटो which is provided by the contempt of courts act and also the rules followed। यानी कि यहाँ पे अगर सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि एक सुओ मोटो केस बना के इसको आगे बढ़ाए तो सुप्रीम कोर्ट खुद कर सकती है, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट जो है, यानी कि इस एक्ट में ये कहा गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को ये पता चलता है कि किसी ने कोर्ट के खिलाफ कुछ कहा था या कोर्ट के रेस्पेक्ट जो है उसको कम करने के लिए कुछ काम किया था, अगर ऐसा कुछ किए तो उनके खिलाफ एक सुओ मोटो शुरू कर सकती है, एक सुओ मोटो प्रोसीडिंग शुरू करती है। एंड दैट इज व्हाट सेड बाय आवर अटॉर्नी जनरल। और अटॉर्नी जनरल ने ये जो केस के मेन एडवोकेट है मिस्टर अश्विनी कुमार उपाध्याय, उसको ये लेटर लिखा था, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं, कल या परसों हम लोग सॉरी I think yesterday we have discussed about this Mr. Upadhyay's letter where he wanted to have a contempt of court action against the Chief Minister of Andhra Pradesh and his principal advisor। लेकिन हमारे जो अटॉर्नी जनरल साहब है उन्होंने इस चीज को लेके काफी ज्यादा गंभीरता दिखाई है। he has been very very firm in this matter and he did not change his matter and he again said that the Chief Justice of India is already seized of the matter, यानी कि उसको सब चीजें पता है, he knows everything। clear? whatever the letter is there or whatever the content of the letter is there, ये ऑलरेडी प्रेस में ओपनली सर्कुलेटेड है एंड इट इज ओपन टू द सुप्रीम कोर्ट टू टेक अप द मैटर एज सुओ मोटो। तो यही चीज उन्होंने बार बार कहा था। एंड मिस्टर वेणुगोपाल सेड his refusal did not stop Mr. Upadhyay from exercising his right to take the matter directly to the judges for suo moto action। यानी कि उपाध्याय जी जो है who is fighting for quick justice or quick trial and quick decision or judgment in political leader involved criminal cases, यानी कि जितने भी क्रिमिनल केसेस जहां पे राजनीतिक लोग यानी कि पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व है, उन सारे केसेस में जो जजमेंट है वो बहुत जल्दी आना चाहिए। द जजमेंट शुड कम सो क्विक दैट दिट शुड नॉट अफेक्ट द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया, ऐसा कहना है मिस्टर वेणुगोपाल जी का। इसलिए उपाध्याय जी को यह कहा था कि आप अपने जो राइट है आप सीधा जज साहब के पास जाके आप बोल सकते हैं कि यू कैन इनिशिएट ए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सुओ मोटो, यू नीड नॉट टेक द परमिशन ऑफ अटॉर्नी जनरल। तो ये सारे चीजें यहाँ पे, यानी कि अटॉर्नी जनरल जो है उन्होंने अपने परमिशन देने के लिए मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मेरा परमिशन के अलावा भी आप लोग, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये सारे चीजें जानती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये सारे चीजें जानते हैं, इसलिए आप सीधा कोर्ट में जाइए और जज साहब से पूछिए कि आप लोग सीधा एक सुओ मोटो पिटिशन के रूप में इसको लेके इसका जो भी आगे इन्वेस्टिगेशन या आगे जो भी इंक्वायरी है वो सारे कर लीजिए। दैट इज व्हाट सेड बाय द अटॉर्नी जनरल। नाउ what are the important constitutional provisions when comes to the attorney general stands on this plea। यानी कि यहाँ पे जो अटॉर्नी जनरल के द्वारा एक स्टैंड ली गई थी, इसमें उतना ज्यादा खास बात क्या है? नाउ व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट दैट सुप्रीम कोर्ट एंड अटॉर्नी जनरल आर बीइंग रिपीटेडली इन्वॉल्व्ड इन दिस पर्टिकुलर इश्यू? और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में अब हम लोग आर्टिकल्स के बारे में भी देखेंगे। So Article 129 grants Supreme Court the power to punish for the contempt of itself, यानी कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट को के बारे में या उनके खिलाफ, if anyone is against the Supreme Court, if he talks openly or if he does something openly against the Supreme Court, then it will be a kind of power given to the Supreme Court that you can punish whoever has spoken against you। जो भी आपके खिलाफ बात किए थे उनको आप लोग पनिश कर सकते हैं। एंड आर्टिकल 142 ऑफ 2
enables the Supreme Court to investigate and punish any person for its contempt, यानी कि देश के जो भी व्यक्ति हो या विदेशी व्यक्ति हो जो भारत में सुप्रीम कोर्ट के जो रेस्पेक्ट कम करने के लिए या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट उल्टी सीधी बात अगर कोई कहा था तो उसको पनिश कर सकते हैं प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद। और यही आर्टिकल 215 के रूप में हमारे हाई कोर्ट्स को भी यही पावर दिया हुआ है कि अगर किसी ने कोर्ट के खिलाफ कुछ उल्टी सीधी बातें कही थी तो उनको हम लोग पनिश कर सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे ये है कि कंटेंट ऑफ कोर्ट जो है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये सही तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया था। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी स्टैंडर्ड problems with our constitution. We have very good provision but it is not clearly defined. ये चीज हमेशा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होती है, कई सारे जगह पे आप लोगों को देखने को मिलती है कि द प्रोविजन इज रियली गुड, प्रोविजन काफी अच्छा है, लेकिन उसका डिफाइन उसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स ऐसे होते हैं कि जिनका डेफिनेशन हम लोगों को बिल्कुल नहीं मिलती है। सो दैट इज अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, आर्टिकल 129, आर्टिकल 142 to clause 2, then Article 215. All these articles deal with the contempt of court, but contempt of court is not clearly defined in the Constitution. ये बात जो है वो आप लोग कुछ ज्यादा ही अपने दिमाग में रखना चाहिए। Then next one, इंडिया एंड बाइडेन, ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इंटरनेशनल रिलेशंस में, आपके GS2 में काफी ज्यादा काम आती है। सो पोस्ट ट्रम्प टाइस, यानी कि ट्रंप के जाने के बाद भारत और अमेरिका के बीच में रिश्ता कैसा आगे बढ़ेगा, इस चीज को लेके सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति जो है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन दिस एंटायर थिंग इज मिस्टर जो बाइडेन। यूएस पॉलिसी में सी मोर कंसिस्टेंसी विदाउट डिपेंडेंस ऑन पर्सनलाइज्ड समिट्स, ये चीज बहुत ही बढ़िया है। अगर आप में से कोई भी PSI और ऑप्शनल वाले हैं तो आपको ये चीज और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ट्रंप रेस्पेक्ट्स ओनली दोज हु हैव ए पर्सनल रिलेशन विथ हिम, यानी कि जो भी लोग पर्सनल रिलेशन मेंटेन करते हैं ट्रंप के साथ, उन देशों को ही काफी ज्यादा फेवर्स मिलती है ट्रंप के द्वारा। लेकिन अब जो है, जब जो बाइडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट बनेंगे तब शायद एक चीज हम लोग देखने को मिलता है, वो है ज्यादा कंसिस्टेंसी, यानी कि दोनों देशों के अध्यक्ष के बीच में या प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में अगर उतना ज्यादा रिलेशंस भी नहीं, यानी कि वो लोग ज्यादा पर्सनल मीटिंग्स नहीं करते हैं, फिर भी क्या होता है यहाँ पे उस कंट्री के जो भी पॉलिसी है, यानी कि जो भी फॉरेन पॉलिसी होगा उस कंट्री को लेते हुए, वो बिल्कुल इफेक्ट नहीं होगा। देन Mr. Joe Biden still needs to tie up some loose ends for an official seal to his victory, यानी कि अभी जो है और भी कुछ प्लेसेस जीतना चाहिए उनको, यानी कि पूरा इलेक्शन का रिजल्ट आज तक नहीं मिला है, जो हम लोग बात कर रहे हैं आज तक नहीं मिला है, इसलिए इनको क्या करना चाहिए, पूरा पहले पूरा विजय प्राप्त करना पड़ेगा, उसके बाद जो ऑफिशियल डिक्लेरेशन होगा उनका उस पर ध्यान देना चाहिए। एंड इट इज वेरी क्लियर दैट न्यू दिल्ली, यानी कि जो भारत की सरकार है वो प्रिपेयर कर रही है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने के लिए, यानी कि ये जो नई यूएस एडमिनिस्ट्रेशन होगी, द न्यू यूएस एडमिनिस्ट्रेशन विच इज लेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका मिस्टर जो बाइडेन, उनके साथ हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए भारत भी बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर हो रही है। बिकॉज Joe Biden and Kamala Harris, they have been very much vocal in Kashmir. कश्मीर के बारे में भारत के एगेंस्ट कुछ चीजें कहा था कमला हैरिस एंड जो बाइडेन ने। उसके साथ साथ पाकिस्तान अवार्ड्स भी काफी सारे मिल चुके हैं जो बाइडेन को। पाकिस्तान गेव देयर अवार्ड्स टू जो बाइडेन इन द प्रीवियस टर्म आल्सो। तो इस चीज से काफी ज्यादा हम लोग ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। वी नीड टू कीप इन आवर माइंड दैट दीज पीपल आर ऑलरेडी against us in terms of Kashmir issue. Along with that, Pakistan has given them awards. So that's why
it might be a situation where they might look towards Pakistan, but India should act firmly and India should act accordingly so that we will also have an equal say, यानी कि हम लोगों की बात जो है वो भी सच्ची तरह या पूरी तरह वो लोग सुन पाएंगे. Then the win of Joe Biden is a mixed bag for the government because ऑलरेडी हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से काफी ज्यादा अटैच्ड है, यानी कि इन्होंने काफी ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किए थे बिकॉज ऑफ हाउडी मोडी, देन नमस्ते ट्रम्प. These two incidents show that there is a level of personal relation between our Prime Minister Narendra Modi and Donald Trump. That's why we have invested a lot of our time and efforts with Trump administration. So वही जो ह्यूस्टन में हुई थी हाउडी मोडी और अहमदाबाद में हुई थी नमस्ते ट्रम्प, इन दोनों के बाद जो रिश्ता है भारत और अमेरिका का वो और भी ज्यादा बढ़ गया है. सो अगर हम किसी भी एक प्रेसिडेंट से उतना ज्यादा मिलते जुलते रहते हैं, देन इट इज नेचुरल दैट पीपल थिंक दैट वी आर कंप्लीटली सपोर्टिंग हिज री इलेक्शन, यानी कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प थे और ट्रम्प है उसके इलेक्शन के लिए हम लोग और भी ज्यादा एंडोर्स कर रहे हैं, ऐसा दिखेगा बाकी लोगों को. इसलिए हम लोग इस चीज को थोड़ा बहुत ध्यान में रख के आगे बढ़ना चाहिए कि हमारा जो एक्सटर्नल अफेयर्स की पॉलिसी होगी वो ऐसा होना चाहिए कि जो भी आए यूएसए में, चाहे डेमोक्रेट हो, चाहे रिपब्लिक हो, चाहे कुछ और भी व्यक्ति हो, लेकिन उस व्यक्ति जो भी हो उसके बारे में नहीं, लेकिन हम लोग इंडिया और यूएस दोनों देश के बीच में जो रिश्ता है उसको और भी ज्यादा हेल्दी बनाने की कोशिश करना पड़ेगा. And our external affairs minister snubbed at the democratic led house foreign affairs committee and the invitation to Trump officials for 2+2 talks just before the US elections also played into the impression that New Delhi is expecting a Trump win. यानी कि हमारे देश जो है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यानी कि श्री जयशंकर साहब ने हाउस फॉरेन अफेयर्स कमिटी जो है उनसे बात करने के लिए मना कर दिया था. क्यों? लेकिन यहाँ पे चीज ये है कि वो डेमोक्रेट लेड है, यानी कि वो जो फॉरेन अफेयर्स कमिटी है वो डेमोक्रेट्स के द्वारा डोमिनेट है. और दूसरी बात ये है कि इलेक्शन के समय सीनियर ट्रम्प ऑफिशियल्स को एक 2+2 डायलॉग के लिए इनवाइट किया था भारत ने. इसके बारे में हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे 2-3 दिन के बाद, क्योंकि तब ये जो आर्टिकल के बारे में न्यूज आएगा तब हम लोग इसके बारे में जो भी चीजें डिक्लेरेशन में आई है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. इलेक्शन के समय आप लोग अगर कोई भी एक व्यक्ति को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और दूसरे पार्टी को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब यह होता है कि यू आर एक्सपेक्टिंग ए री इलेक्शन ऑफ दैट पर्सन एंड यू आर इग्नोरिंग द अदर पर्सन. लेकिन यहाँ पे एक और बड़ा चीज ये है कि मिस्टर बाइडेन हैज बीन ए लॉन्ग टर्म सपोर्टर ऑफ इंडिया यूएस रिलेशनशिप. तो इसलिए ये जो चीज है ये हम लोगों के बारे में एक बड़ा कंफर्ट मिलता है बिकॉज हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी एंड प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर स्ट्रेटेजिक टाइज. क्योंकि ये लगभग 50-60 साल पॉलिटिशियन रहे, ऑलमोस्ट 40 to 50 years Mr. Biden has been politically active and he very well knows how the foreign policy of India and US should be, and he has been very much supportive even when he is vice president. जब ये vice president थे ओबामा के समय तब भी ये काफी ज्यादा हमारे इंडिया और यूएस के बीच में जो रिश्ता है उसको और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा कोशिश करते थे. नाउ इट इज द टाइम that we take it to the next level with this election. The foreign policy itself may not be his immediate priority. उसका सबसे पहला प्रायोरिटी ये शायद नहीं हो सकती है क्योंकि कोरोना वायरस पैंडेमिक में यूएस इज नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड. पूरे दुनिया में बहुत ज्यादा अफेक्टेड लोग, बहुत ज्यादा मरने वाले लोग, एवरीथिंग इज वेरी वेरी हाई इन यूएसए एंड द प्रेसिडेंट्स गोल which he said is to heal, यानी कि इसका इलाज करने चाहिए और रिस्टोर द सोल ऑफ अमेरिका. अमेरिका की जो सच्ची
अंदर जो सोल होती है उसको रिस्टोर करना चाहिए। ये दोनों चीजें जो है वो सबसे पहले प्रायोरिटी है जो बाइडेन के, बिकॉज फर्स्ट ही हैज टू फाइट कोरोना वायरस पैंडेमिक। कोरोना वायरस के बाद इनको क्या करना पड़ेगा, जो रिकंस्ट्रक्शन होगा। अमेरिका was very severely affected because of coronavirus, and the reconstruction of the country is something which is very much needed for the Americans in today। और यहाँ पे ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हम लोगों को देखने को मिलेगा कि विल ही मेक मूव्स टू रिवर्स सम ऑफ द ट्रम्प एरा पॉलिसीज। कुछ ऐसे पॉलिसीज है जो ट्रम्प के काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, जैसे कि पेरिस डील से बाहर आना, फिर ईरान के सैंक्शंस, ऐसे कई सारे चीजें हैं जहां पे ट्रम्प काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल डिसीजंस लिए थे। लेकिन अब प्रश्न ये बनता है कि क्या जो बाइडेन साहब भी यही चीज आगे कंटिन्यू करेंगे या उस सारे पॉलिसीज को रिवर्स करेंगे, ये एक बड़ा प्रश्न आगे उत्पन्न होता है। और इंडिया से लेके सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि यूएस रिटर्न टू द पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड विच वुड हेल्प इट्स एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एंड द रिटर्न टू ईरान न्यूक्लियर नेगोशिएशंस। ये दोनों जो चीजें हैं, एक पेरिस डील और दूसरा ईरान के सैंक्शंस, ये दोनों चीजें जो है वो काफी ज्यादा भारत के लिए महत्वपूर्ण बन सकते हैं। बिकॉज पेरिस डील में अगर वापस अमेरिका आती है तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के बारे में काफी ज्यादा फोकस बढ़ जाती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट द इंडिजेनिक और द इंडियन सोलर बेस्ड कंपनीज एंड अदर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज will have a lot of benefit for their American markets। उसके बाद जब हम लोग इंडिया और ईरान के बारे में काफी ज्यादा अच्छे रिलेशन के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो न्यूक्लियर डील है, ये जो ईरान का न्यूक्लियर डील है वो भी और ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती है। बिकॉज अगर ईरान के न्यूक्लियर डील सही तरह से खत्म हो गया तो हमारे देश के और ईरान पूरे इस एशिया के रीजनल कनेक्टिविटी का जो एम्बिशन है भारत का, अफगानिस्तान और ईरान में हम लोग सोचते हैं कि इन दोनों देशों में हम लोगों का कंट्रोल जो है वो कुछ ज्यादा बढ़ जाए, ताकि हम लोग दोनों तरह से पाकिस्तान पे ज्यादा प्रेशर डाले। एंड इट इज अनलाइकली दैट ही विल रिवर्स द अफगान प्लॉट, जो ट्रम्प के द्वारा डिसाइड किया गया था कि अब अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर आ जाएगी। इस पॉइंट को लेके काफी ज्यादा शायद जो बाइडेन फोकस नहीं करेंगे, लेकिन यहां पे क्या होगा, ही विल मेक इट ए मोर मेजर्ड एग्जिट, यानी कि एक और भी ज्यादा प्रभावशाली एग्जिट के जैसा ये शायद करते हैं। देन रिगार्डिंग चाइना, जब भी आपको चाइना की क्वेश्चन आएगा तो यू हैव टू रिमेंबर यूएस चाइना ट्रेड वॉर, एंड दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट पॉलिटिकल एजेंडा फॉर इवन डोनाल्ड ट्रंप। तो यहां पे शायद ये हो सकता है कि he can adopt a less confrontational attitude। अभी जो ओपन अटैक हो रही है वो थोड़ा बहुत कम हो सकता है, बट he is expected to maintain a pushback, यानी कि अभी जो हो रही है, यानी कि जो नॉन चाइनीज चीजों को काफी ज्यादा फोकस मिल रही है अमेरिका में, वो और भी आगे भी कंटिन्यू होगा। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन शायद ऐसा हो सकता है कि ये उतना ज्यादा फोकस शायद नहीं दे पाएंगे, जहां पे ट्रंप ने दिया था लगभग एक महीने में कम से कम 10 से 15 बार ये होता था कि ट्रंप यूज्ड टू क्रिटिसाइज चाइना अ लॉट, बट दैट माइट नॉट हैपन विद जो बाइडेन। लेकिन सबसे बड़े प्रॉब्लम शायद ये हो सकती है कि ही विल प्रेस ए हार्ड नॉट, यानी कि ये कुछ ज्यादा बात करेंगे व्हेन इट कम्स टू इश्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स के बारे में पहले से भी वो काफी ज्यादा वोकल थे जो बाइडेन। जो बाइडेन वाज वेरी मच वोकल फ्रॉम द पास्ट अबाउट द ह्यूमन राइट इश्यूज, एंड द बिगेस्ट कंसर्न्स फॉर इंडिया आर जम्मू कश्मीर एंड सीएए आर्टिकल 370। इन दोनों चीजों के लेके
जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बारे में पूरे दुनिया के ये ऐसे जो कंट्रीज भारत को नहीं पसंद करते हैं, ऑल दीज कंट्रीज आर फोकसिंग ऑन द ह्यूमन राइट्स इश्यूज एंड मे बी जो बाइडेन विल बी स्ट्रांग व्हेन इट कम्स टू दिस ह्यूमन राइट्स इश्यूज, क्योंकि उनके जो पॉलिसी पेपर है यानी कि जब वो कैंपेन कर रहे थे तब उन्होंने जून 2020 में एक पेपर रिलीज किया था जहां पे उन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट और आर्टिकल 360 दोनों डिसीजंस को डिसअपॉइंटेड डिसीजंस जैसा वहां पे उन्होंने डिक्लेयर किया था। सो दैट मीन्स दैट ही इज नॉट एट ऑल favorable for these two decisions and maybe he might talk against India in these two aspects. But there are more areas of engagement and New Delhi should be prepared to hold its own tough conversations on these sensitive issues, क्योंकि जब हम लोग ट्रेड के बारे में डिस्कस करेंगे तब वो लोग ह्यूमन राइट्स के इश्यूज शायद लेके आ सकते हैं एंड हम लोग प्रिपेयर रहना चाहिए ताकि अगर वो लोग ह्यूमन राइट्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो हम लोग सिक्योरिटी के बारे में और ट्रांसपेरेंसी के बारे में वहां पे डिस्कस कर सकते हैं। मिस्टर बाइडेन्स प्रेसिडेंसी प्रॉमिसेस ए चेंज इन द लीडरशिप स्टाइल, क्योंकि ट्रंप का जो है स्टाइल है वो लास्ट दिन तक एक बिजनेसमैन की रूप ही लिया था, यानी कि उन्होंने प्रेसिडेंट के पद में भी बिजनेस ही किया था, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन नहीं किया था, प्रॉपर लीडरशिप नहीं दिखाया था। सो in this context, Joe Biden may give more powers to advisors and also process driven decisions. अब ये process driven decisions क्या होता है? Consultation, after consultation discussion, after discussion consent, उसके बाद फाइनली पॉलिसी के बारे में कुछ डिसीशंस होंगे, यानी कि सबसे पहले सब लोगों के ओपिनियंस लेंगे, उसके बाद उन ओपिनियंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो भी ओपिनियन सब लोगों को एक्सेप्टेबल है उसके बारे में देखेंगे। इन सब चीज होने के बाद अब आएगा उस डिसीजन के बारे में कुछ ना कुछ पॉइंट्स एंड हिज बिलीफ इन बिल्डिंग अप यूएस ट्रेडिशनल ट्रांस अटलांटिक एंड ट्रांस पैसिफिक एलियंसेस। ये ट्रांस अटलांटिक और ट्रांस पैसिफिक एलियंसेस क्या होते हैं? ट्रांस मीन्स अक्रॉस, तो ट्रांस अटलांटिक मीन्स अक्रॉस अटलांटिक, ट्रांस पैसिफिक मीन्स अक्रॉस पैसिफिक। अब ट्रांस अटलांटिक के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे होंगे ऑल द कंट्रीज ऑफ ईस्टर्न यूरोप, सॉरी वेस्टर्न यूरोप, जो अटलांटिक बॉर्डर पे होने वाले यूरोपियन कंट्रीज है होंगे उन सारे कंट्रीज, वैसे ही अफ्रीकन कंट्रीज, देन ऑल्सो द ईस्ट एशियन कंट्रीज, you can say the western Europe and the eastern Asian countries, they might be more towards Joe Biden, क्योंकि जब भी डेमोक्रेट्स वहां पे आते हैं तो उन लोगों को काफी ज्यादा फोकस मिलती है। एंड रिमेंबर अमेरिका इज इन बिटवीन द टू ओशंस अटलांटिक एज वेल एज पैसिफिक, they have good relations between the trans Pacific and trans Atlantic countries, that will be a very very big benefit factor for all the American troops, American cargo, American navy, everything। इसलिए ये शायद एक सबसे बड़े ध्यान देने वाली बात बन सकती है बाइडेन के समय पे। देन देयर विल बी नो सडन मूव्स, जैसे कि ट्रंप ऑल ऑफ ए सडन एक दिन आके कई सारे डिसीजंस लेते हैं, जैसे कि विथड्रॉल ऑफ इंडिया जीएसपी। जब भी कुछ कंट्री को जीएसपी की स्टेटस मिलती है तब उस कंट्री को काफी ज्यादा सपोर्ट मिलती है टू एक्सपोर्ट गुड्स टू यूएस, बट ऑल ऑफ इट सडन ट्रंप इसको विथड्रॉ किया था भारत को। देन देर इज नो प्रॉपर कंसिस्टेंसी इन ट्रम्प्स पॉलिसी, लेकिन अब ये शायद बदल के एक कंसिस्टेंट पॉलिसी की तरह आगे बढ़ सकती है एंड दिस इज मोर प्रिफर्ड देन ए पर्सनलाइज्ड समिट स्टाइल, यानी कि अगर दोनों लीडर्स के बीच में एक मीटिंग या समिट होगी तभी कुछ अच्छा डिसीजन लेके आगे बढ़ेंगे, ऐसा होता था ट्रंप का टाइम। लेकिन जो बाइडेन इज मोस्ट लाइकली एक्सपेक्टेड टू रिवर्स दिस डिसीजन एंड अबव ऑल as New Delhi prepares to adjust its responses to the new dispensation, यानी कि new decisions, it would welcome Mr. Biden's stated intention
to re-energize the multilateral global order and restore US position in leading not only by the example of its power but by the power of example। यानी कि जो बाइडेन जो है वो अमेरिका को ऐसा बनाना चाहते हैं कि इट शुड बी नंबर वन, not in terms of power but in terms of setting examples of how that country can play the role of big brother in the world। ये चीज जो है, क्योंकि आज भी हम लोग अमेरिका को अंकल सैम और बिग ब्रदर बोलते हैं, क्योंकि it initiates lot of things and it is a biggest contributor of many global initiatives, so that's why that thing might continue even during जो बाइडेंस एडमिनिस्ट्रेशन। देन अगला जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है स्ट्रेटेजिक कंफर्ट विद द मालदीव्स। स्ट्रेटेजिक कंफर्ट विद द मालदीव्स, व्हाई इज मालदीव्स सो इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री एंड व्हाई इंडिया इज इंपॉर्टेंट फॉर मालदीव्स, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रीसेंट डेवलपमेंट्स इन मालदीव्स, हाउ कैन दे अफेक्ट इंडिया, इन सारे चीजों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। So, the visit of Foreign Secretary Mr. Harshvardhan Shringla to the Maldives is significant for taking forward the bilateral relations, यानी कि जो इंडिया मालदीव्स के बीच में जो रिश्ता है उसको आगे बढ़ाने के लिए, in order to take the relation forward between India and Maldives, this visit has been very much helpful. Under Maldivian President Ibrahim Solih, the bilateral cooperation, especially on the economic front, has become a model that New Delhi can adopt to make Prime Minister Narendra Modi's neighborhood first policy a sustained success। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे। सबसे पहले पॉइंट है नाइबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, देन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, देन इट इज ए मॉडल। ये तीनों चीजें जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हमारे प्रधानमंत्री जी का पॉलिसी है नाइबरहुड फर्स्ट, यानी कि हमारे जितने भी आजू बाजू वाले कंट्रीज है जैसे कि श्रीलंका, मालदीव्स, इंडोनेशिया, थाईलैंड, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान एंड चाइना, वी विल गिव फर्स्ट प्रेफरेंस टू ऑल दीज कंट्रीज एंड श्रीलंका। ये जितने भी कंट्रीज है इनको हम लोग फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं और उन कंट्रीज के बाद ही हम लोग बाकी दुनिया की ओर देखेंगे अगर कुछ चाहे तो। सो द नाइबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग वी शुड फर्स्ट check our neighborhood and only after our neighborhood then we have to check the rest of the world। इसको हम लोग कहते हैं neighborhood first policy। और अब Ibrahim Solih, who became the new president of Maldives, when this person is having a lot of improvement in terms of India Maldives relations and India's continuous help in the economic front to Maldives, यानी कि मालदीव्स के लिए हम लोग बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं एंड this can be taken as a role model for the neighborhood first policy with other countries also। India Maldives have had bilateral relations for centuries। Technology has made connectivity easier for everyday contact as well as exchanges। Maldivian students attend educational institutions in India and patients fly here for super specialty healthcare aided by the liberal visa free regime extended by India। भारत ने मालदीव्स के सिटीजन्स को क्या दिया था? वीसा फ्री एंट्री। हम लोग एक वीसा फ्री एंट्री दिए थे मालदीव्स के सिटीजन्स को, और मालदीव्स के सिटीजन्स यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया अटेंड कर सकते हैं, यानी कि दे कैन कम फॉर एजुकेशन इन इंडिया एंड ऑल्सो फॉर सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर। जो भारत की सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है जैसे कि चेन्नई हो, देन त्रिवेंद्रम हो, बैंगलोर हो, हैदराबाद हो और इवन मुंबई, दिल्ली, ऑल दीज प्लेसेस दे आर हब्स फॉर मेडिकल टूरिज्म, यानी कि जो लोग इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए भारत आते हैं, all these people they are very much important in this particular context। tourism is the mainstay of Maldivian economy। मालदीव्स की जो इकोनॉमी की सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स है वो है उनका टूरिज्म। एंड द कंट्री इज नाउ ए मेजर
टूरिस्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडियंस एंड जॉब डेस्टिनेशन फॉर अदर्स। मालदीव जो है वो आज क्या हमारे देश के कई सारे लोगों का टूरिस्ट डेस्टिनेशन और जॉब डेस्टिनेशन भी है। Given the geographical limitations imposed on Maldives, India has exempted the nation from export curbs on essential commodities। यानी कि भारत अपने देश की भलाई के लिए कुछ चीजों पे एक्सपोर्ट का बैन लगाती है। एंड इंडिया हैज एक्सेप्टेड मालदीव्स फ्रॉम सच बैन, यानी कि जो भारत में मिल रही है उन सब एसेंशियल कमोडिटीज भारत मालदीव्स को भी सप्लाई करेगी। वी कैन सेल इन मालदीव्स ऑल्सो ऑल दोज प्रोडक्ट्स विच वी गेट एज एसेंशियल कमोडिटीज इन अवर ग्रोसरी स्टोर्स। लेकिन हम लोग बाकी देशों को ये जो एसेंशियल कमोडिटीज है वो ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन मालदीव्स को हम लोग कर सकते हैं। थ्रू द डेकेड्स इंडिया हैज रश्ड इमरजेंसी असिस्टेंस टू मालदीव्स। कई सारे इंस्टेंसेस में हम लोग मालदीव्स को इमरजेंसी असिस्टेंस भी दिया था, जैसे कि 1988 में क्या हुई थी, व्हेन आर्मड मर्सिनरीज यानी कि आर्मड लोग अटेम्प्टेड ए कूप, यानी कि यू कैन से वन काइंड ऑफ बैक स्टैबिंग अगेंस्ट प्रेसिडेंट मौमून अब्दुल गयूम। प्रेसिडेंट अब्दुल गयूम के खिलाफ जब एक कूप, जिसको आप लोग कू भी कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द राइट प्रोनाउंसिएशन इट इज कू, when people attempted this with their armed weapons, that is your weapons, guns and other weapons, then it is India which helped the president to restore his leadership. India sent paratroopers and navy vessels and restored the legitimate leadership under Operation Cactus। हमारे भारत में कुछ ऑपरेशंस आपको याद रखना पड़ेगा। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद के बारे में, ऑपरेशन ब्लू स्टार, दिस इज इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग इंदिरा गांधी टाइम्स, ऑपरेशन कैक्टस ड्यूरिंग राजीव गांधी टाइम्स। ऑल दीज ऑपरेशंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसके बाद 2004 सुनामी के समय जब मालदीव्स में ड्रिंकिंग वाटर की क्राइसिस आई थी, even then we were the first people to help Maldives, and there are many other occasions like in the recent times of the peak COVID-19 हम लोगों ने $250 million एक क्विक एड के रूप में उन लोगों को दिया था। We have given $250 million to Maldives as an immediate help, and the New Delhi also rushed medical supplies to Maldives and started a new cargo ferry services. It also opened an air travel bubble, the first in South Asia, and it has promised more as and when required। भारत ने इतने सारे किया था मालदीव के लिए। We have rushed the medical supplies, we have also given ferry, we have also opened a air travel bubble। यानी कि एयर ट्रैवल बबल क्या होता है, इन दो देशों के बीच में एयर ट्रैवल होगा and the people belonging to only these countries will be allowed to travel in that air bubble। And India has also promised Maldives that whenever there is a necessary, we will help them more and more। Abdullah Yamin was in power when the water crisis occurred। Despite early strains in relations, India rushed up on humanitarian basis। इस व्यक्ति का नाम आप लोग याद रखना, whenever you have a context of India Maldives relations, you have another person called Nasheed and Abdullah Yamin। These two people are of two rival parties। नशीद को हरा के अब्दुल्ला यमीन जो है वो प्रेसिडेंट बने थे, एंड he literally ousted or he sent Nasheed out of the country, declaring him as a person who is threat for the sovereignty of the country। उनपे एक देशद्रोही का आरोप लगा के उनको देश से बाहर कर दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ, people literally defeated on a very larger scale Abdul Nasheed, and now the new president
who belongs to Nasheed's party, has taken the power. और लेकिन अब क्या हुआ था, यमीन कैंप यानी कि अब्दुल्ला यमीन की जो पार्टी है वो इंडिया आउट के नाम से एक ऐसा चीज शुरू कर दिया था जहां पे ये लोग massive developmental funding for creating physical, social and community infrastructure, and incumbent president's government retaining to India gifted helicopters and their operational military personnel. इन सारे चीजों को अब ये लोग ऑपोजिटली यानी कि इनके खिलाफ लड़ रहे हैं. These people want India out because they were pro-Chinese. Abdullah Yamin is pro-Chinese. He doesn't like India much, so that's why this person Abdullah Yamin and his supporters are now campaigning for a India out. भारत छोड़ो, भारत को बाहर निकाल दो, ऐसा एक कैंपेन शुरू किया था अब्दुल्ला यमीन ने. इसके बाद Maldivian protesters recently converted their demand of early release of Mr. Yamin, who was sentenced to 5 years of 5 years of imprisonment because of money laundering, into a case pending appeal into asking Soli administration to stop selling national assets to foreigners, which directly indicated or indirectly indicated India. मतलब क्या है दोस्तों, अब तक यमीन के फॉलोअर्स जो है वो यमीन को जल्दी बाहर निकालने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन अब उन लोगों ने क्या शुरू किया था, सारे चीजें भारत को भेजना छोड़ दो. स्टॉप सेलिंग नेशनल एसेट्स टू फॉरेनर्स, विच इंप्लाइज दैट स्टॉप सेंडिंग एसेट्स टू इंडिया. सो दैट इज द ओपिनियन ऑफ द स्ट्रेटेजिक कंफर्ट विथ मालदीव्स. लेकिन ये लोग एक चीज भूल रहे हैं कि the massive supplies of drinking water came from only Indian Navy vessels and the COVID medicines were delivered only by the Indian Air Force aircrafts. ये लोग ये बोल रहे हैं कि जितने भी चीजें उनको मिली है उन सारे चीजें सिर्फ भारत के वजह से मिली है, बट नॉट बिकॉज ऑफ द अदर कंट्रीज लाइक चाइना. This type of assistance which we see or which we give to other countries helps all the Maldivians, including Mr. Yamin's supporters. And similarly, Yamin's administration had also deployed the helicopters for humanitarian operations. लेकिन इस बैकग्राउंड में एक चीज हम लोग याद रखना है, मिस्टर यमीन tilt towards China and the bias against India when in power. And it is more important that the present president Soli's administration has no nonsense approach towards trilateral equations that provide a strategic comfort to India. Trilateral equations means what are the three people involved? India, China, Maldives. Abdullah Yamin के administration क्या कहती थी? They said that they see both equally but they favored more China. Now Soli का administration क्या कर रही है? It is directly favoring India and that's why it is giving a very big strategic comfort to India. भारत के लिए ये एक ऐसा महत्वपूर्ण strategic comfort है जिसकी वजह से हम लोग secure रह सकते हैं, because in Maldives is in such a big location from where India security can be threatened, because our South Indian cities like Hyderabad, Chennai, Bengaluru, Mumbai, Tiruvananthapuram, the biggest cities in South India, can directly be reached using a small scale missile from Maldives. So that's why it is always important for us to reduce external influences in Maldives, and India should be like a big brother who keeps everything under his umbrella so that he can monitor the things. इसलिए हम लोग भी काफी ज्यादा क्या कर रहे हैं, Soli administration who is supporting India, that's why we are also supporting them. So this is about the strategic comfort with Maldives, and these are the important articles for the day. Let's meet in the next video. Thank you.